Okay, so let's see what are the things we have for today's talk. So, as you all are aware, we have finished one entire series for the, how to become a good store manager or what are the basic qualities and skills a store manager should have. Correct. So now we have started a new video or new topic related to risk. So see, there are a lot of things which you can cover on the risk, but I am talking only about the retail business where you are selling a product, correct? Inside the store, and the store manager is there. So store manager can have a lot of risk related to the store management. So this is what the topic will relate to different situations and different kind of conditions. So let's see what we have. So as you all are aware that risk, it's nothing but effect of uncertainty, correct? So हिंदी में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमने एक वीडियो बनाया था और जो कि एक पूरा सीरीज था, करेक्ट? और हमने हमने बात की थी कि एक अच्छा स्टोर मैनेजर कैसे बन सकते हैं या फिर एक अच्छे स्टोर मैनेजर की क्या खूबियां होती हैं, क्या उसके स्किल्स होते हैं, करेक्ट? तो अ, अब ये जो वीडियो है ये रिस्क से संबंधित है। अब रिस्क क्या है? बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे चीजों को कवर किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्टोर से संबंधित बातों को रखेंगे। तो अगर एक स्टोर है तो उसका स्टोर मैनेजर भी होता है, और यहाँ पे स्टोर का मतलब है जहाँ पे हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं या डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो क्या होता है, तो रिस्क मतलब इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब हम कुछ जानते नहीं है और सडनली से कुछ हो जाता है, करेक्ट? जो कि निगेटिव हो सकता है। ओके, लेकिन याद रखिएगा, रिस्क कभी कभी फायदेमंद भी होता है। So as you all are aware that what is risk, so there are a lot of definition and all the thing which I have explained during my first video, so I'm not going to explain again. Then we have understood how to control the risk. So this is just my own way of thinking that how to control the risk, correct? You may have your own one also. तो हम लोगों ने बहुत बात कर ली है रिस्क के ऊपर, उसका डेफिनेशन, मीनिंग, और मेरा एक अपना खुद का थॉट है कि किसी रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। Then yes, under this is the first chapter. So yes, you have understood correctly. We have more chapters actually. So this is just a first chapter, and under chapter one we have lot of topics. So yes, we have six different topics. We had a lot of discussion related to types of operational risk and all the things. So let's see. Yes, because the last video which was related to store manager qualities and all those things, there was a talk related to types of operational risks. Not exactly risks, but it was a part of that video. So yes, today's topic, what we are going to understand, it's all about types of operational risk. So let's have a talk in Hindi first. तो ऑपरेशन मतलब क्या होता है? मतलब ये जो डे टू डे का आपका एक्टिविटी होता है वो ऑपरेशन होता है। आप एक स्टोर को कैसे चला रहे हैं, एक स्टोर की क्या क्या बेसिक चीजें हैं, उन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं और डेली रूटीन का ध्यान रखते हैं। तो इसमें आपको फर्दर 3 पॉइंट मिलते हैं: इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिस्क, सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड इक्विपमेंट फेलियर। अब देखिए, ये यहाँ पे आपको ना एक छोटा सा लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और आप अगर एक अच्छे स्टोर मैनेजर हैं और इन बातों का ध्यान रख रहे हैं तो वाकई में आप बहुत अच्छे स्टोर मैनेजर हैं। मैं शुरू से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्क कुछ भी सडनली जैसा नहीं होता है, वो सब प्री प्लान ही होता है। अगर देखिए, एक बात बोलता हूँ, कोई भी रिस्क हो, आपको पता रहता है, एक बार जब हो जाता है तो आपको पता चलता है कि ये रिस्क इसकी वजह से हुआ है। यानी कि हम अगर चीजों को थोड़ा केयर करें और प्रोसेस में रखें तो रिस्क ना के बराबर हो सकता है, लेकिन आप रोक नहीं सकते। रिस्क को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, करेक्ट? रिस्क को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। अगर रिस्क होना है, कोई अनडिजायरेबल थिंग्स
डिपेंड ऑन नेचर एंड ऑल द थिंग, तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जैसे कोई भी स्टोर ले लीजिए, कोई भी शोरूम ले लीजिए, वो चाहे इंटरनेशनल ब्रांड हो, चाहे नेशनल ब्रांड हो, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहे हो, या फिर मान लीजिए कि एक छोटा सा मिल्क शॉप ही क्यों ना हो, करेक्ट। तो उसके बाद स्टॉक का रिस्क तो होता ही है, तो ओवर स्टॉकिंग। हमें उतना ही स्टॉक रखना है जितने में हमारा बिजनेस हो जाए, करेक्ट। अगर मान लीजिए मेरी महीने की रिक्वायरमेंट सिर्फ 200 यूनिट है, करेक्ट, 200 यूनिट हम अपने स्टोर में रख सकते हैं, तो जाहिर से कि हम 10% ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 50% या 100% ज़्यादा स्टॉक रख ले, तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंस जाएगा उसमें, करेक्ट। और ज़्यादा स्टॉक लेने से एक बात को और याद रखिएगा कि हमेशा नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो नए प्रोडक्ट नहीं आ पाएंगे आपके पास। तो हमेशा इतना ही स्टॉक रखना है जिससे आपके स्टोर में नया प्रोडक्ट हमेशा बना रहे, करेक्ट, और ओल्ड स्टॉक हमेशा कम होता जाए। अंडर स्टॉकिंग। अब अंडर स्टॉकिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके स्टोर में 200 प्रोडक्ट तो आप सेल कर पाएंगे, 200 यूनिट सेल कर पाएंगे, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार, हम तो 50 यूनिट ही रखेंगे। अब सडनली वो 50 यूनिट बिक गया, अब आपके पास स्टॉक ही नहीं है, क्या करेंगे? तो ये होता है अंडर स्टॉकिंग। तो जब भी स्टॉक का कैलकुलेशन करें ना, बहुत सारा चीज दिमाग में रखें, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज, मतलब इधर उधर हो जाना, कुछ मिसिंग हो जाना, कुछ रिकॉर्ड नहीं रहना, और मान लीजिए हमें उसका एक्सपायरी डेट नहीं पता है, या फिर हम उसके फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, करेक्ट। तो एक उदाहरण लेते हैं इस पॉइंट के लिए, तो और ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा शोरूम है जहां पे आप बैग्स बेचते हैं। हाँ, कोई सा भी बैग हो, वो लग्जरी बैग हो सकता है, प्रीमियम बैग हो सकता है, या फिर डेली यूज का बैग हो सकता है, करेक्ट। अब आपको पता है कि आपके स्टोर में जो डिस्प्ले कैपेसिटी है वो 400 का है, 400 यूनिट आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और जो स्टॉक कीपिंग एरिया है वहां पे आप 50 और यूनिट रख सकते हैं, यानी कि टोटल अगर स्टॉक कैपेसिटी आपके स्टोर का देखा जाए तो 450, करेक्ट। अब आपको पता चला कि नहीं भाई, फेस्टिवल आ रहा है, तो हमें थोड़ा और ज्यादा स्टॉक रख लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, आपके पास ऑलरेडी 50 यूनिट अतिरिक्त हैं, करेक्ट। आप मैक्सिमम और कितना फेस्टिवल पे ले सकते हैं? 10% मोर, 20% मोर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक है, और बिकॉज ऑफ फेस्टिवल आपने और ज्यादा स्टॉक ले लिया। अब किसी वर्ष आपका सेल अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास सारे स्टॉक फंस जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक आपने रखा हुआ है, करेक्ट। क्योंकि जो आपकी यूनिट है, जो आपका बिजनेस पॉइंट है 400 यूनिट का, वो तो सेल हो गई, आपको पता ही है। लेकिन जो आपने 50 प्लस एक्स्ट्रा स्टॉक कर लिया, ओवर स्टॉकिंग कर लिया, उसका क्या? वो कैपिटल फंस गया आपका, करेक्ट। तो ये तो एक हो गया। अभी मान लीजिए कि अब आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा शोरूम है जहाँ पे पेरिशेबल आइटम आप बेचते हैं, जैसे मान लीजिए आपके वेजिटेबल का शोरूम हो, या फिर मिल्क हो, करेक्ट, आइसक्रीम का बार हो, ये सब चीजें हो, तो फिर क्या करेंगे आप? तब यहाँ पे तो आपका फ्रीजर आपका साथ दे देता है, करेक्ट, है ना। चाहे जितना भी स्टॉक रख लीजिए, लेकिन नहीं, उसका भी तो अपना एक्सपायरी डेट होता है। एक सीजन होता है, करेक्ट। अभी मान के चलिए कि हमारे कंट्री में जैसे आपका नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना होता है, तो लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इस महीने में हमें कितना स्टॉक कम करना चाहिए? ऐसा तो मैंने नहीं किया कि अंडर स्टॉकिंग कर दिया, 400 यूनिट सेल करते हैं और हमने 200 यूनिट ही खरीद लिया डर के मारे, लेकिन हमारा ईयर का पूरा एवरेज बता रहा है कि भैया 400 यूनिट तो आप सेल कर पाएंगे। हाँ, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास मेडिसिन का शॉप है, करेक्ट। आपके पास ऐसा शोरूम है जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन आपने रखे हुए हैं, ठीक। अब उनका केयर आपने सही तरीके से तो किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का एक्सपायरी होता है, वो नहीं मेंशन है, करेक्ट। उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कितना यूनिट हमारे पास बचा हुआ है, और कितना मंगाना है, ये सारी चीजें अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना। अब इसमें एक कंडीशन और समझते हैं।
जो शायद कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अभी मान लीजिए कि आपने एक नया शोरूम खोला, वो प्रीमियम लग्जरी शोरूम है, ठीक है। वहां पे जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसका एवरेज जो प्राइस होता है वो करीब 10 से या 12 लाख रुपए का होता है, करेक्ट। अब आप कितना स्टॉक रखेंगे अपने स्टोर के अंदर, है ना? इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जितने भी लग्जरी या प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं वो तुरंत सेल नहीं होते हैं, उनके कस्टमर बहुत ही कम होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही आपको चाहिए, करेक्ट। तो इंडिया में, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। एक या 2% हो सकते हैं, या उससे भी कम, बहुत कम होते हैं, करेक्ट। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉक का कोई रूल ही काम नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि एक और उदाहरण लेते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही रनिंग वाला सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आपका एक पेट्रोल बंक है, करेक्ट। एक आप लिक्विड आइटम सेल कर रहे हैं जो गाड़ियों के को सहयोग करता है रोड पे चलने के लिए। तो फिर क्या करेंगे? तो इन सब बातों का थोड़ा सा कितना रखना है, क्या नहीं रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सो इशू विथ सप्लायर्स, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन। ये कभी कभी दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। याद रखिएगा, कितना भी आप स्टॉक ऑर्डर कर ले, ये सारी चीजें इंक्लूड होती बाई डिफॉल्ट, भरे आप इसको सॉल्व कर दे। इशू विद सप्लायर्स, आपने 400 यूनिट का आपका स्टॉक है और आपने 100 यूनिट का फिर से ऑर्डर कर दिया सप्लायर को, सप्लायर बोल रहा है कि सर हम कल आपको डिलीवर कर देंगे, और जैसे ही आपने अगर फॉलोअप नहीं किया तो 2 दिन और डिले कर देता है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? हम कम्युनिकेशन गैप कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि वो डिलीवर कर सकता है कि नहीं। तो हमें अपने से इंस्पेक्शन करना है कि दूसरे स्टोर पे वो माल अच्छे से डिलीवर कर रहा है कि नहीं, करेक्ट। फिर है लॉजिस्टिक। अब ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल चाल है? अभी मान लीजिए मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया और वो बोला कि नहीं सर, शाम तक आपको प्रोडक्ट आ जाएगा। अब शाम तक प्रोडक्ट कैसे आएगा? मान लीजिए कोई लोकल प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक हो गए, करेक्ट। या फिर माल फंक्शनिंग हो गया, या मशीन वो ट्रक काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आप, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों का भी हो सकता है। वेदर डिफरेंट हो गया, मौसम बारिश होना स्टार्ट हो गया, करेक्ट। अब आपका स्टोर मान लीजिए कि कहीं पहाड़ी एरिया पे है, तो वहां तक पहुंचने के लिए वेदर का भी सामना करना पड़ता है ना। फिर है एक चीज और समझने की बात है, ये सप्लाई चेन से संबंधित, कि आप हर चीज एडवांस में रखें और फॉलो बहुत अच्छा रखें। हाँ, कभी कभी फॉलो करते करते आपको लगेगा कि यार कितना बात करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो रखना है किसी भी चीज के लिए। और अगर आपका सप्लाई अच्छा है, यानी कि आपका डिमांड भी अच्छा है मार्केट में, हाँ, तो अगर आपके पास एक स्टोर है, वहां पे 6-7 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपके स्टाफ है, तो उसमें से एक स्टाफ तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लगा देना है, सप्लाई चेन में। हमेशा एक बंदा को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लगा देना है। अब वो आपको रिपोर्ट दे और आप बराबर चेक करते रहे, आपका स्टोर और अच्छा चलेगा। फिर है इक्विपमेंट फेल्योर। सो माल फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट सच एज अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और सिक्योरिटी कैमरास। एक उदाहरण देता हूँ। आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में ही जाएं, रेस्टोरेंट में क्या, अभी देखिए जैसे केएफसी हो गया, बर्गर हो गया, करेक्ट, या मैकडोनल्ड्स हो गए, तो ये काफी एक्सपीरियंस वाला चीज मैं बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है मैकडोनल्ड वाले बोल दे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसा नहीं होता है लेकिन तो अब जैसे कैशियर रहता है और हम लोग बिलिंग के लिए पहुंच जाते हैं, तो कैशियर बोलता है सर मशीन थोड़ा स्लो है, हमारा कंप्यूटर स्लो है बिकॉज ऑफ सर्वर। तो ये सब बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर को बुरा लगता है, वो चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके स्टोर में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसका बिलिंग प्रोसेस नहीं सही हो रहा है। आपने स्टॉक एंट्री कर दी है, वो स्टॉक विजिबल ही नहीं बिलिंग के दौरान, आखिर में क्या हो रहा है, करेक्ट। आपके हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है, कीबोर्ड सही नहीं है, या फिर कैशियर को पता नहीं है कि कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, पॉइंट ऑफ सेल्स को, पीओस को ऑपरेट करना है, ये सब चीजें पता नहीं है, करेक्ट। इन सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं। फिर आपके
स्टोर के अंदर जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, चाहे वो सेंसर हो, चाहे कैमरा हो, कुछ भी हो, वो काम कर रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं, तो इन सभी चीजों का आपको चेक करते रहना है। अब देखिए, आप अकेले ये सारी चीजें नहीं कर सकते। एज ए स्टोर मैनेजर आप अकेले नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी स्टोर के टीम मेंबर हैं, उनको एक एक टास्क दे के रखना है, जिसकी वजह से आपके हैंड्स और ज्यादा हो जाएंगे, और आप एक तरह से लीडरशिप भी डेवलप कर रहे हैं और दूसरों को भी स्टोर मैनेजर बनाने का नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, लेट्स टॉक इन इंग्लिश एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क्स आर इन्वॉल्व इनसाइड द स्टोर। Correct. So remember, whatever the activity you are doing, during entire day, call nothing but your operational activity. Whether is a sell, any kind of a process, cash management, or stock management, anything that comes under the operational risk. The first point is their inventory management risk. So under this, I'll give you the one example, and then you can understand better what I'm trying to tell you. So let's suppose, take an example. You have a store, and that store has a capacity of 400 different unit, a display capacity. Correct. Now you know that there is a festival, and I need more stock. So how much you need a more stock? So first of all, please understand, when you have a 400 unit display, so always you'll be having a 10 to 15% extra stock inside the store. Correct. So how much total stock you have right now? 400 plus 10% means 440. Now suddenly some festival came and you said, no, I'll order more. So how much you can order? Remember, this 10% extra stock you have by default. Don't order more. Try to order as much as possible, which is, can be a cash inside their store. So 10% or 20% you can add more. Don't order double or 50% extra and all the thing, because you are not the only one store who are selling this kind of a product in the city, right? There are a lot of people, there are a lot of brands who sells different kind of product related to a lot of things. Okay, so now take one more example. Suppose your business is very unique business, and you don't want to keep a lot of stock inside this store, only you want to keep a display. You have a 400 store display capacity, you will keep only 400 display capacity, not extra. So sometime now what happen, you don't know how the customer rush, how it grow and how it will go to the next level of, correct. So the under stocking should not happen, correct. So you should have your business data, and based on a business data you should decide how much stock you should have a minimum, correct. So you will not face the shortage of the stock for the customer. Then one more thing also I'm telling you. So you have a 450 total stock inside this store. You should have a each single detail, whether what is the age of the product, and when that product came to your store, what is the price, whether price tag is okay or not, whether my system is talking about that stock or not, is there any damage, correct, and what are the things I'm taking care to keep stock healthy, whether hygienes are implemented or not. So these are the things. So remember, inventory management is a very big risk actually. You need to know. Now we have a lot of principle related to inventory management, like LIFO, FIFO, a lot of last in, first out, and all the things. Correct. So this will talk in some other video because related to accounting. Then next we have a supply chain disruptions. So remember, supply chain also is a very tough. Suppose you have ordered any stock to your supplier, and he said, yes, sir, I'll deliver tomorrow. And then again, you have not done any follow-up. So he'll keep quiet. Keep quiet for the 2 or 3 days. And then after that, he will say, sir, there was a raw material shortage and all the things. Or I didn't get the stock from the head office. So it will take another week. So try to understand, you have raised the purchase order. So he has your purchase order. So he's playing around you. We need to be very careful. Correct. Then he can relate the issue related to transportation and logistic, like unloading, loading, and there is a weather is not okay, or the truck is not proper, or driver is not available. Not many things comes for the supply chain. So what exactly you should do for this kind of problem?
See, you should have a great follow up with this condition and great records. You should have a multiple supplier. Then only you can have a good supplier in your account. Correct. So suppose you are a store manager and your store got 10 to 20 people or 6 to 10 people. One person you recognize for this topic. Baba, you take care of the supply chain and keep on updating to me. Correct. So that will help you. The next is equipment failure. So suppose you have a computer for the billing and that computer is not working properly, or the cashier is a new and he's not aware about the computer, how to keep in all the things. Correct. Then software update is going on, or a new product has been added but it's not showing during billing and all the things. So these are the small issue comes. Correct. So you need to be very careful, because during billing you will never wish to have any problem related to the transactions. Correct. Then your security inside the store, whether all sensors are working or not. Nowadays, every store, whether it's an international brand, a national brand, they will keep a sensor for the door, whether door is opening up proper or not, counting is happening proper or not. Your CCTVs are working proper or not, correct? Apart from that, like your AC is working proper or not, your lightings are okay or not. So a lot of things comes under equipment failure. सो टुडे फ्रॉम माय साइड दिस मच ओनली. सो आज के लिए मेरी तरफ से ही इतना. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें. नॉलेजेबल वीडियो, बहुत सारा फैशनेबल थिंग हमारे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा. एंड वट एवर आई एम गिविंग यू टॉक, दिस आर ऑल टोटली डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस. हाँ, फ्यू थिंग्स आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा बट उसको समझना थोड़ा टाइम लगता है. सो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.